आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने वो मुहिम शुरू की कि मजीठिया जो है चिट्टे का तस्कर है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छोटे बादल साहब, सुखबीर बादल जी गए, उनके लिए प्रोटेस्ट किया, तो जब उनको हिरासत में लिया तो उन्होंने एक बात कही, आरोप लगाया बड़ा, कि पंजाब पर अरविंद केजरीवाल साहब ने कब्जा कर लिया। आज दिल्ली के लोग पछता रहे हैं, आज दिल्ली में बिजली के बिल आ रहे हैं, आज पानी के बिल आ रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में है। आम आदमी पार्टी पर, सरकार पर आरोप लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है तो क्राइम जो है वो बढ़ा है। क्या गैंगस्टर आम आदमी पार्टी लेके आई है? क्या पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? आम आदमी पार्टी ने तो कंट्रोल किया है। आज ड्रग माफिया पे आम आदमी पार्टी ने कंट्रोल किया। बाबा हरजीत सिंह निहंग, सीएम भगवंत मान जो है वो मेरा गला धड़ से अलग कर दें बीच चौराहे में, अगर वो अपने रहते हुए किसी हिंदू को पंजाब में सीएम बना दें। 2027 तक आपको क्या लगता है कि हाँ, ये काम तो मैंने राजपुरा के लिए करके जाना है, चाहे जो मर्जी हो। अब हमें लोग कहते हैं जी, आगे तो सुबह उठते थे तो ये देखते थे कि पुलिस किसके घर आई है, अब तो हमने गांव में पुलिस ही नहीं देखी। मतलब इनका काम था लोगों को डराना, धमकाना। इनका एक बढ़िया काम था, ये तो मीठे होके रहते थे, इनका बेटा लोगों को गुंडागर्दी करता। आप दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं, लेकिन जब आपके बेटी की शादी हुई वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब आए, तो फिर सवाल उठा कि कहीं आप बीजेपी में तो नहीं जा रहे। नमस्कार, हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पटियाला के राजपुरा विधानसभा सीट से पहली महिला विधायक नीना मित्तल जी। उनसे बात करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में, पंजाब के बारे में, पंजाब की राजनीति के बारे में, पंजाब में किस तरह का माहौल है, ये सारी बातें उनसे होंगी। और ख़ास तौर पर ये बात होगी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम कर रही हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरी थी और फिर चुनाव जीता, क्या वो उन मुद्दों पर काम कर पाई हैं, कितना काम हो गया है, कितना काम बचता है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। किस तरह का कामकाज हो रहा है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैम इस बात से कि कहाँ से होती है नीना मित्तल जी की शुरुआत? देखिए, कैसे ये होता है कि हाँ, आप जब पढ़ रहे थे तब दिमाग में आया कि पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर कैसे ये संयोग बना? पहले तो आप अपनी शुरुआती जीवन के बारे में बताएं कि हाँ, आपका लाइफ जो है वो कैसी रही। देखिए, मैं एक नॉर्मल घर से हूँ और बचपन में ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मेरे को मेरे बुआ फूफा ने अडॉप्ट किया था। तो मैं बुढलाडा में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं रामा मंडी में आ गई। तो मेरी एजुकेशन सारी रामा मंडी से हुई। तो मैं एक जैसे सिंपल लड़की होते हैं ऐसे थी। आफ्टर मैरिज मैं दिल्ली गई, तो वहाँ भी मैं एक हाउसवाइफ थी, बच्चे छोटे थे, अपनी मेरे इन लॉज थे, घर में बुजुर्ग थे, तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उसके बाद जैसे बच्चे बड़े हुए तो हस्बैंड ने मेरे को बिजनेस ज्वाइन करवाया कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो बिजनेस ज्वाइन करो, क्यों आप एक हाउसवाइफ बने हुए हो। तो बिजनेस के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सोशल वर्क भी करती थी। मेरे को अच्छा लगता था किसी विडो की हेल्प करना, किसी हैंडीकैप्ड की हेल्प करना, तो वो मेरे को अच्छा लगता था। तो जब अन्ना हजारे मूवमेंट चला, अरविंद केजरीवाल जी आए, तो उस टाइम मेरे को लगा कि ये कोई अच्छे लोग आगे आए हैं जो कि अच्छे काम करेंगे, जो लोगों का भला करेंगे, तो क्यों ना इनको ज्वाइन किया जाए। तो बस यही सोच के मैंने वहाँ पे इनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसकी मेंबर मैं बनी। तो उसके बाद यही था कि बस लोगों के लिए काम करना है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एमएलए बनना है, चाहे इलेक्शन। जब आम आदमी पार्टी बनी, आप उसी वक्त से सदस्य बन गए? जी, मैं शुरू से तब मैं दिल्ली रहती थी, तब मैं उसी टाइम उनकी मेंबर बनी। उसके बाद जब मैं राजपुरा में, मेरा बिजनेस था, तो मैं राजपुरा में जब शिफ्ट हुई, तो फिर मैंने यहाँ राजपुरा में आके देखा कि आम आदमी पार्टी के कौन है, तो मैंने खुद ढूंढ के आम आदमी पार्टी यहाँ राजपुरा में काम करना शुरू किया। सबसे पहले पार्टी ने मेरे को सेक्टर इंचार्ज बनाया। सेक्टर इंचार्ज मीन्स राजपुरा, घनौर और डेरा बस्सी 3 हल्के दिए, इन पे काम करने के लिए दिया। फिर धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मेरे को पूरा पटियाला डिस्ट्रिक्ट दिया। उसके बाद फिर जैसे मेरे को उन्होंने वुमेन विंग दिया,
तो वुमेन विंग में मैं पटियाला की प्रेसिडेंट थी, तो मैं वो काम करती रही। तो अपना काम में मैं दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि मेरे को कोई भी काम करना था, शौक था, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे कहीं जाना हो। प्रोटेस्ट में कई बार जेल यात्रा भी करी, वो भी चीज़ें देखी जो ज़िंदगी में कब नहीं पहली देखी। बार कब ऐसा हुआ कि हाँ आप प्रोटेस्ट पे गए और फिर जेल में जाना पड़ा, जब हिरासत हमने में जाना आई थिंक 17 में बादल साहब की कोठी का घेराव करने गए थे, पड़ा? अच्छा। तब मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैं वो पुलिस की बस में बैठ के गई थी। तो तब पहले तो एक मन में डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, पर वो तब पहली थी। पर मन में एक जज्बा भी था कि कुछ करना है, पंजाब के लिए कुछ करना है। पुलिस और जेल से अक्सर डर लगता है, तो बेशक आप प्रोटेस्ट करने गए और आप पॉलिटिकल तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी एक डर तो होती है कि हाँ भी ये जेल में ले जाएंगे। कैसा वो, कैसी फीलिंग नहीं, थी? वो फीलिंग तो थी, बट सारे साथी थे, तो मन में एक ये भी था कि कुछ करना है, अब कोई कुछ ना कुछ पंजाब के लिए कुछ कर पाएंगे अगर ऐसे प्रोटेस्ट में हम जाएंगे, जो ऐसे काम हम करेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे, पंजाब की लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ रहे थे पंजाब की लड़ाई, पंजाब के बिजली के बिलों को देख देख हम लोगों के पास जाते थे, लोग हमारे पास आके रोते थे। पहले हम बिजली की लड़ाई लड़ते थे, तो फिर नशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो ऐसे हम लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते मैं आगे निकली। जब 17 में एक मुहिम चली थी कि हाँ, मैं 1000 बार कहूँगी मजीठिया चिट्टे का तस्कर है, तो सबसे पहला बोर्ड पंजाब में मैंने लगाया था। तो मेरे को कई सबने कहा कि आप कहाँ पंगा ले रहे हो, ऐसा मत करो। तो पर एक मन में तो ये मैं सॉरी मैं बीच जी में टोक रहा हूँ जी आपको। तो ये आपका ही मतलब ये शुरुआत आप ही ने की कि आज मजीठिया जो हैं वो जेल में एक तरह से हिरासत में हैं और अब कोर्ट के चक्कर नहीं, काट रहे हैं? देखिए, वो तो हमारी एक पार्टी की मुहिम थी कि मजीठिया चिट्टे का तस्कर है, पर जो आज जो जेल में है, तो वो अपने कर्मों के कारण है, जो उन्होंने पंजाब की जवानी, पंजाब के बच्चों को, हम ये नौजवानों कह को। सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने वो मुहिम शुरू की कि मजीठिया जो है चिट्टे का तस्कर है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हाँ, क्या वो ये कह पार्टी सकते की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से थी, अकेला मेरी ओर से नहीं थी, पूरी पार्टी की ओर से थी। पर मैं ये कहूँगी कि मैं डरती नहीं थी, मेरे को ये था कि जो मुहिम चली है, जो पार्टी का पार्टी ने टास्क दिया है, वो हमने करने हैं, क्योंकि वो पीछे हमें साइड पे पंजाब का भला दिखता था। उसके बाद फिर मेरे को 17 के बाद पार्टी ने ट्रेड विंग का प्रेसिडेंट बनाया पंजाब का, क्योंकि मैं एक ट्रेडर फैमिली से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मेरे को ट्रेड विंग का प्रेसिडेंट लगाया, उसमें भी मैंने अपना पूरा योगदान दिया। उसके बाद 19 में मैंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े पटियाला से, पटियाला से? तो वो भी पूरा अपनी दलेरी से लड़े। उसके बाद फिर पार्टी में लगे रहे, मेहनत करते रहे। एक अपना मैं, जैसे होता है ना कि एक देख के कि मैंने मेरा किसको देख के किसके स्टेप से मैंने चलना है, तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देख के मैं लगी थी, उनके कदमों पे ही मैं चल रही थी कि हाँ, जो काम है मैंने करने हैं, पंजाब के लिए कुछ करने हैं। भगवंत मान जी का स्ट्रगल देखते थे, उसके साथ हम चलते थे। तो फिर उसके बाद जैसे 19 में नहीं, 17 में 17 में जब सरकार नहीं बनी, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि सरकार नहीं बनी, पर हम मेहनत करते थे। जब मैं गांव जाती थी, मेरे साथ पार्टी का एक लड़का और होता था, तो लोग हमें कहते थे कि झाड़ू में क्या है, झाड़ू तो बिखर गया, पर हम कहते थे नहीं, झाड़ू फिर आएगा। वही मेहनत करके एक एक वर्कर ने मेहनत की, तो आज पंजाब में सरकार है। पंजाब में जो सरकार बनी है, वो लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो फिर 2022 में जब इलेक्शन आए, तो फिर किसकी तरफ से सबसे पहले ये कहा गया कि हाँ राजपुरा से नीना मित्तल जी को टिकट जो है वो दिया जाता है? देखिए, वो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी की ओर से ही मैसेज आया कि आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ोगे, क्योंकि मैं पूरा फील्ड संभाले हुए थी। मेरे को पहले पार्टी ने एज ए हल्का इंचार्ज भी अपॉइंट किया हुआ था, तब भी मैं काम कर रही थी। तो पार्टी की ओर से जब मेरे को आया कि आपने इलेक्शन लड़नी है, तो फिर हमारे जो वर्कर थे, हमारी जो टीम थी, एक ये टीम वर्क है, तो पूरी टीम में खुशी थी और हमने दिन रात मेहनत किया। आपको था पहले से कि हाँ मुझे टिकट मिल सकता है, या फिर ऐसा नहीं, कुछ है? टिकट की रेस में आम आदमी पार्टी में ना, जब हम मेहनत करते हैं, तब हम टिकट नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि बस हमने काम करना है। तो वो तो पार्टी ने देखना होता है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट कैपेबल है, या जो मेहनत करता है, जो दिल से मेहनत करता है। क्योंकि मैंने जब से मैं लगी थी, मैं दिल से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं दाएं बाएं देखते हैं, मेरे को ये था कि नहीं, मेरी पार्टी है, मेरा परिवार है, जो मेरे को पार्टी का मैसेज आता था मैं करती थी। जब मेरे को पार्टी ने खजांची बनाया, तो पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी पार्टी का खजांची बनना, तो वो भी मैंने दिन रात मेहनत की। अब एमएलए बनने के बाद बिल्कुल फिर मैंने ही रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को इस जिम्मेवारी से फ्री किया जाए, ताकि मैं अपना पूरा टाइम अपना राजपुरा हल्के को दे सकूं, क्योंकि राजपुरा हल्के में बहुत सारे काम है जो मैंने करने हैं।
कितने, क्योंकि अब तो 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया आपको एमएलए बने हुए, क्या क्या काम हैं जो आप ये कह सकें कि हाँ इन 3 सालों में मैं कर चुकी हूँ हल्के के? देखिए, राजपुरा में सबसे पहले मैंने बस स्टैंड चालू करवाया। जो राजपुरा का बस स्टैंड था वो बिल्कुल डेड था, बंद था। इन्होंने तो, दूसरी सरकारों ने यही सोचा हुआ था कि इनको अनसेफ बिल्डिंग करके इसको बेच बूच देंगे प्रॉपर्टी का, जैसे पिछले चलता था। बट हमने बस स्टैंड चलाया। इन्होंने बड़ा मेरे को चैलेंज किया कि ये 15 दिन नहीं चलेगा, ये 1 महीना नहीं चलेगा, बट 3 साल हो गए चल रहे हैं। उसके बाद मेरे आगे बड़ा एक टास्क था नलास मंदिर का कट, क्योंकि हमारा बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, नलास भोले बाबा जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते थे, लोग दूर दूर से आते हैं, श्रद्धालु की श्रद्धा बड़ी जुड़ी हुई है। तब मेरे मन में ये था एमएलए बनने से पहले कि हे भगवान, अगर एक मौका देगा तो ये रास्ता मैं खुलवाऊंगी। तो जब मैं एमएलए बनी उसके बाद मैंने साथ के साथ ये काम स्टार्ट किया। नितिन गडकरी जी से 2-3 बार मिल के आई मैं, तो ये पुल मैंने अप्रूव करवाया और आज वो बन रहा है और जल्दी अक्टूबर नवंबर में वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे ईएसआई डिस्पेंसरी थी, उसको मैंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवाया। हमारे जहाँ हॉस्पिटल और तहसील में पार्किंग के बड़े झगड़े होते थे, और मैं आज फ़ख्र से कहूँगी कि राजपुरा एक ऐसा हल्का है जहाँ पे तहसील और हॉस्पिटल में पर्ची नहीं कटती, नहीं हर जगह पर्ची कटती है। उसके बाद जैसे हम कॉलोनियों में जाते थे, जो आउटर कॉलोनीज़ थी उनका बड़ा बुरा हाल था। आउटर कॉलोनीज़ में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग वोट मांगने जाते थे, काम करने नहीं जाते थे। तो मैंने आउटर कॉलोनियों में काम करवाया। आउटर कॉलोनियों की जो रोड्स थी, सीवरेज था, पानी का, वो सारा काम करवाया ताकि वो लोग भी ज़िंदगी अच्छी जीने के लायक है। बल्कि अगर मैं जाती थी तो मेरे को कई लेडीज़ ने कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि हम शादी करके नर्क में आए हैं तो नर्क से ही जाएंगे, पर अब लोग वो खुश हैं सारे। तो राजपुरा में जैसे यहाँ पे पिछले पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, जो पिछले विधायक थे, जो यहाँ पे संस्थाएं थी, जहाँ हमारा पटेल कॉलेज था, उन पे सब पे उनका कब्जा था, कंबोज का। इन्होंने इवन के सीलिंग लगा रखी थी कि उसमें ना तो नए मेंबर ऐड होने देते थे क्योंकि उनका अपना कब्जे थे। तो हमने आके पहले सीलिंग खत्म की। जेंट्स क्लब था, उसमें 90 या आई थिंक 90 मेंबर के ऊपर वो मेंबर नहीं बनने देते थे। हमने वो सीलिंग खुलवा दी, लोग मेंबर बन रहे हैं, मैं नहीं बनी, मेरा परिवार नहीं बना। अगर हम बनते तो फिर वही चीज होगी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य और वो खुद भी थे, सब लोग पिछले पॉलिटिकल लोग उसके मेंबर होते हैं। तो उसके बाद वृद्धाश्रम फ्री करवाया। उसके बाद पटेल कॉलेज, जो हमारे लिए राजपुरा की एक शान है, पटेल कॉलेज। पटेल कॉलेज का क्या मतलब, मुझे आप थोड़ा बताएं कि क्योंकि पिछले जो एमएलए थे उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ था, आपने फिर उसमें से सीलिंग हटाई। पटेल कॉलेज क्यों पॉलिटिक्स के सेंटर में है, ऐसा क्यों है? पटेल कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसमें हमारे गांव के बहुत बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज था, इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती थी। पर अब जब से पॉलिटिकल कब्जे होने लगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि टीचर्स जो एजुकेटेड टीचर थे वो पीछे हटते गए। हम अपनी लिहाजें निभाने के चक्कर में टीचर्स को लाते रहे। अगर एजुकेशन नहीं अच्छी होगी तो लोग पीछे चले जाए, बच्चे एडमिशन होनी बंद होगी, तो उससे कॉलेज लॉस में जाने लगा। जब हम आए तो हमारे पास राजपुरा के लोग ही आए कि आप इस संस्था को देखिए, इस संस्था को फ्री करिए। तो हमने वहाँ पे मेंबर बनाने शुरू कर दिए, हमने सीलिंग खोल दी। अब पहले क्या था, ये मेंबर नहीं बनने देते थे, हमने सीलिंग खोली, 1 लाख रुपया फीस रखी, तो हमने 50 मेंबर बनाए। 50 लोगों ने कॉलेज के नाम पे चेक दिए। तब भी इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया कि देखो जी, एमएलए तो पैसे खा गए, ये खा गए। पर जो समझदार लोग हैं, सबको पता है कि बंदे ने चेक दिया और कॉलेज में चेक किया। तो वो 50 लाख से थे जो उनके घाटे थे, लॉस थे, वो पूरे हुए। बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, कॉलेज चलने लग गया। अब उसमें देखिए, पिछले विधायक मेंबर, उसके समधी मेंबर, उसका बेटा मेंबर, उसका साले का बेटा, यहाँ पे उसके जो खास पॉलिटिकल बंदे हैं वो मेंबर, और वो उसमें मेंबरशिप क्या दे रहे हैं, 5-5 हज़ार। क्या बात भाई, अगर आप इतने बड़े बड़े काफ़ी बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी इस कॉलेज के मेंबर हैं। अगर हम किसी संस्था के मेंबर बने हैं, अगर वो लॉस में जा रही है तो हमारा फर्ज है हम उसको उठाएं। पर वो मेंबरशिप उन्होंने 5,000, आज भी 5,000 दे रहे हैं। हमने बड़ी करी कोशिश की वो बढ़ाएं, पर उन्होंने नहीं, नए लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया। तो आज की तारीख में जो लोग उसके मेंबर बने हैं वो कौन कौन से लोग हैं, मतलब वो किस तबके के लोग हैं? ऐसा कोई नहीं तबका, हमने ओपन कर दिया कि जो बंदा मेंबर बनना चाहता है। एक टाइम ऐसा था जहां प्रोटेस्ट होते थे कि हमने कॉलेज के मेंबर बनना है, हमें मेंबर बनाओ, पर ये लोग मेंबर नहीं बनने देते थे। जो लोकल लोग हैं, राजपुरा के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि राजपुरा तरक्की करे, पटेल कॉलेज तरक्की करे,
वही मेंबर बने हैं। उसमें भी ना मैं मेंबर हूँ, ना मेरा परिवार मेंबर है, ना मेरा कोई रिश्तेदार मेंबर है। लोगों की संस्था है, लोग मेंबर है उसमें। राजपुरा में गंदे पानी जो समस्या है वो भी एक अहम मुद्दा रहा है। सड़कों पर हम देखते हैं कि हाँ, कई बार पानी जो है वो आता है। सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी कई जगह जो है वो टूटी हुई हैं। तो इस पर कैसे, और दूसरा, अगर हाल ही में जब पानी रोका गया था, बीबीएमबी का पानी रोका गया था, उस वक्त भी काफी दिन जो है वो राजपुरा को, क्योंकि पानी तो रोका हरियाणा का, लेकिन उसका नुकसान जो है वो राजपुरा के लोगों को उठाना पड़ा जब 17-18 दिन जो है वो पानी नहीं आया। जी। तो इसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं, और खास तौर पे ये सीवरेज का पानी और सड़कों के मुद्दे पर? देखिए, राजपुरा में अगर मैं कहूँ तो 70 से 80% सड़कें अब बन चुकी हैं। 20% सड़कें रह गई हैं जो अभी काम उन पे चल रहा है। जो आप गंदे पानी की बात कर रहे हैं, राजपुरा में जो पानी की पाइप पड़ी हुई है, वो आज से 10 साल पहले बिल्कुल टोटल चेंज हो जानी चाहिए थी, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सीवरेज है, वो भी टोटल, आज मैं अगर कहूँ, राजपुरा का टोटल सीवरेज भी चेंज करने वाला है। तो वो जब वहाँ पे आप कभी देखोगे कहीं से सड़क की खुदाई हो, तो पानी की और सीवरेज की पाइप बिल्कुल ऐसे एडजॉइन करके डाल रखी है, जा ऊपर नीचे करके डाली है। अगर कहीं से लीक कर गया तो पीने वाले पानी में वो मिक्स हो गई होगा। तो हमने मान साहब से बात की, हमने कहा कि हमें पानी साफ चाहिए, पीने वाला पानी, लोग बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने 33 करोड़ का हमें अमृत 2 प्रोजेक्ट पास करके दिया, जिससे लोगों को साफ पानी मिले। तो हमारा फाउंटेन चौक से लेके गगन चौक तक टोटल पाइपलाइन चेंज होनी शुरू हो गई है। पहले ये चेंज होगी, फिर दूसरी साइड की चेंज होगी, तो साफ पानी तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि पानी पीछे से बंद हो गया था, राजपुरा में पानी नहीं आया था, उसकी प्रॉब्लम राजपुरा में हुई थी। उसका सोल्यूशन हमने निकाला, हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं। एक का काम कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा बहुत जल्दी, जो भावलपुर भवन है उसके पास ही पार्क है, उसमें काम शुरू हो जाएगा। 5 ट्यूबवेल लगा रहे हैं ताकि लोगों को पानी की कोई भी दिक्कत ना रहे। अब आने वाले समय में किसी भी तरह की पानी की खास तौर पर दिक्कत हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आपकी तरफ से, क्योंकि राजपुरा में भावल समाज के भी काफी लोग जो हैं रहते हैं, उसके लिए, और वो ज्यादातर रेहड़ी और खोखे जो हैं वो उनके लगते हैं, तो उसके लिए भी क्या आपकी तरफ से कोई काम जो है वो किया जा रहा है ताकि उनको आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल जी, राजपुरा में देखिए भावलपुरी कम्युनिटी के लोग बहुत हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और बल्कि शांति प्रिय लोग हैं। जो मैंने सर्च किया जाए, जजमेंट लगाई कि वो लोग चाहते हैं कि हम अपना काम करें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो आराम से काम करते हैं। जो रेहड़ी की बात कर रहे हैं, जो रेहड़ियाँ लगती हैं, तो उनको, लोगों को हम मिले, लोगों को दिक्कत थी कि कभी पुलिस ने परेशान किया, कभी कमेटी वालों ने आके परेशान, उसके लिए हमने एक वेंडर मार्केट बनाई है। बहुत जल्दी उसकी अलॉटमेंट हो रही है, सारी रेहड़ियाँ वहाँ पे जाएंगी, उनको एक पक्की अपनी छत, पक्की शॉप टाइप उनको रेहड़ी की जगह मिल जाएगी ताकि वो अपनी रेहड़ी लगा सकें। उसके अलावा जो खोखों में बैठे हैं, उनको भी डर रहता है कि पता नहीं कब हमें कोई हटा दे आके, तो उनके लिए हम 3 मार्केट नहीं बना रहे हैं जिसपे उनको शॉप मिलेगी, ताकि वो अपनी शॉप, पक्की शॉप के मालिक होंगे वो, और अपना वहाँ पे अपना बिजनेस करके अपना रोजगार बढ़िया चलाएंगे। एक जो पूर्व विधायक हैं आपके राजपुरा के ही, उनके साथ बड़ा आपका चलता रहता है, टसल जो है वो चलती रहती है। वो काम मान लीजिए आपका हुआ तो वो अपना बता के वहां पर पहुंच जाते हैं और ज्यादातर ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये नया कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, उन्होंने ना अपनी टर्म में लोगों को डराया है, धमकाया है। मतलब वो कई बार वो लड्डू लेकर भी पहुंच जाते हैं कि हाँ, मैंने ही किया। उन्होंने अपनी टर्म में लोगों को डराया, धमकाया है। अब जहाँ पे आप लड्डू की बात कर रहे हैं, जब हम आए तो एक प्रोजेक्ट शुरू था रेलवे की ओर से, वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, तो लोग हमारे पास आए, जी हमारा तो बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया, आप कुछ करिए। तो हमने पता किया कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहा, वहाँ कुछ हडल थी, उनको उनसे क्लियरेंस रिपोर्ट मांगी गई थी, इन्होंने उन चीज़ों की ओर नहीं ध्यान दिया। वहाँ मंदिर था, हमने बड़े अच्छे ढंग से सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर को वहाँ से शिफ्ट करवाया और वहाँ पे वह काम शुरू हुआ और काम चल पड़ा। जब हमने शाम को सोशल मीडिया पे डाला और वहाँ पे तैयारियां होने लगी कि कल को ये पुल का उद्घाटन करना है, तो वो लड्डू लेके पहुंच गए कि ये तो पुल का उद्घाटन मैं कर रहा हूँ।
उससे पहले एक हमारे यहाँ पे ओवर ब्रिज बना हुआ है जो टंडन साहब के टाइम पे बना था। जब से टंडन साहब ने बनाया था उसकी कोई रिपेयर नहीं हुई थी। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया तो 90 लाख के करीब हमें मिला, तो उससे हमने रिपेयर करवाई। तो उसको जब हमने चालू करना था, मैं उन दिनों यूएस गई हुई थी, बारिश हुई, लोगों की बड़ी आया कि इसको चालू किया जाए। तो पहले वो चालू इसलिए नहीं हो रहा था कि जैसे हम कोई लेंटर डालते हैं ना, जब तक वो पक ना जाए हम उसको खोल नहीं सकते, तो इसलिए वो रुका हुआ था। तो जब हमने देखा कि अंडरपास भर गए हैं पानी के, तो हमें ये खोलना पड़ेगा। तो सबसे मीटिंग की, पीडब्ल्यूडी वालों को बुलाया, तो वो कहते हैं हम खोल सकते हैं पर हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है। तो हमने सोशल मीडिया पे डाला कि सुबह इसको खोला जाएगा। तो ये सवेरे पहुंच गए अपना सब कुछ लेके, जेसीबी लेके। पहली तो एक बात बताइए कि सरकारी काम में ऐसे कोई दखल दे सकता है? इनको आदत है गुंडागर्दी की, इनको आदत है धक्के की। इनको ये था मैं धक्का करूंगा, लोग मेरे को वाह करेंगे। तो इनका काम वही है। अब भी ये पूरी कोशिश करते हैं कि मैं वही धक्का करूं, वही लोगों को डराऊं। अब भी लोगों को फोन कर कर बोलते हैं कि बस आगे मेरी सरकार 1.5 साल रह गया। मैंने उनको बोला है ना आपकी सरकार आएगी ना आने देंगे, पंजाब के लोग नहीं आने देंगे। नहीं तो ये धक्का किस तरह से, जैसे आपने पहले भी बात की कि पर्चे दर्ज करवा देते हैं, तो कैसे, मतलब ऐसे कैसे किसी पर भी पर्चा दर्ज करवा सकते हैं? कोई कुछ भी बोलता है पर्चा, कोई बिजनेसमैन है वो उस पे पर्चा, मतलब लोगों को डरा के धमका के रखते थे। मैं एज ए हल्का इंचार्ज थी, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे मेरी सपोर्ट कर दी उस पे पर्चा। अच्छा। लोगों की गांव में लड़ाइयां करवाते थे, 2 पार्टियां बना के रखते थे हमेशा गांव में। डेली पुलिस जाती, कभी किसी पे पर्चा कभी किसी पे। अब हमें लोग कहते हैं जी आगे तो सुबह उठते थे तो ये देखते थे कि पुलिस किसके घर आई है, अब तो हमने गांव में पुलिस ही नहीं देखी। मतलब इनका काम था लोगों को डराना धमकाना। इनका एक बढ़िया काम था, ये तो मीठे होके रहते थे। इनका बेटा लोगों को गुंडागर्दी करता था। अच्छा जी, मतलब बेटे को सौंपा हुआ था, बेटे को सौंपा होता। ये तो लोगों के हाथ जोड़ते थे, इनका बेटा लोगों के हाथ तोड़ता था। तो ये काम था। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो आप कहते हो भावलपुरी समाज है, जो लोग हैं, वो इसी बात पे खुश थे कि अब हम चैन से अपना काम कर रहे हैं। कोई धक्का नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई पुलिस का दखल नहीं है। हमने पुलिस को खासकर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपके पास कोई लड़ाई झगड़े वाला केस भी आता है, आप दोनों को बिठाओ, दोनों की बात सुनो, जिसका कसूर है उसको थोड़ा सा डांट दो, दोनों का समझौता करके भेजो। क्योंकि ये गुस्सा थोड़ी देर का होता है, पर इनकी आदत थी कि दोनों को बांट के रखो। अगर बांट के रखेंगे तो ये हमारे पास रहेंगे। तो हमारा उल्टा है, हम कहते हैं प्रेम बना के रखो, आपस में भाईचारा बना के। आपके बारे में तो वैसे भी ये मशहूर है कि आपसे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो डरते भी हैं, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि काम करो। काम नहीं करोगे तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि हम काम करने आए। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हम ऑफिसर्स को, अभी भी हैं कई ऑफिसर ऐसे जो काम नहीं करते, पर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब मान साहब भी बहुत टाइट है कि जो काम नहीं करेगा वो चलता बनेगा। तो हमारा एक ही टारगेट था कि हमने ना तो किसी से कुछ लेना है ना देना है, काम करो, पब्लिक के काम करो। पब्लिक आती है, चाहे म्यूनसिपैलिटी है, चाहे एसडीएम ऑफिस है, चाहे तहसील है, कहीं भी है, कि जो लोग आते हैं लोगों के काम करो। ये नहीं हो कि लोगों को धक्का खाना पड़े। मेरी टीम हर जगह घूमती है, हम भी जाते हैं। हमें लोगों की परेशानी नहीं चाहिए, लोगों का आराम चाहिए। बाबा हरजीत हैं, बाबा हरजीत सिंह निहंग, उनसे थोड़े दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बातों में यह कहा कि सीएम भगवंत मान जो हैं वो मेरा गला धड़ से अलग कर दें बीच चौराहे में, अगर वो अपने रहते हुए किसी हिंदू को पंजाब में सीएम बना दें। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं बाबा जी का बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे लिए आदरणीय है। पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि भगवंत मान जी अपने रहते, पहली बात तो उनके रहते चेंज क्यों होगी? वो सीएम बनाए हैं, हम एमएलए बने, वो सीएम बने, 5 साल वो पूरे करेंगे। अब अगर हम देखा जाए सेंटर में तो 11 साल से चल रहे हैं ना पीएम, तो भगवंत मान जी अपनी टर्म पूरी करेंगे, आगे भी टर्म वो करेंगे। अगर हम ऐसी बात करें कि वो हिंदू को नहीं आगे आने देंगे, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कौन हूँ? मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। उन्होंने एमएलए बनाया, अमन अरोड़ा जी कौन है? वो भी हिंदू परिवार से हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं हिंदू परिवार से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। शुरू से यहाँ एक सिख चेहरा
सीएम बनता आ रहा है, उसी रीत से ही ये सीएम है यहाँ पे। पर कुछ नहीं पता होता कब टाइम क्या आ जाए। ये नहीं है कि मे भी हो सकता है आगे कोई हिंदू भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि भगवंत मान जी नहीं बनने देंगे या लोग नहीं बनने देंगे, ये तो टाइम टाइम की बात है। पर आज के टाइम में हमारे सीएम भगवंत मान जी हैं, वो 5 साल अपने बढ़िया पूरे करेंगे और आगे भी पूरे करेंगे। पर मैंने जितना उनके नज़दीक रह के हमने देखा है कि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू है या सिख है या कोई भी है। एज ए हिंदू या एज ए बनिया वुमेन मैं कहूँगी कि हमें भी वहाँ पे पूरी रिस्पेक्ट मिलती है जो आम लोगों को मिलती है। हमारी पार्टी में हिंदू सिख या जात पात धर्म भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपकी पार्टी जो है इन सब से ऊपर है, सबसे जात ऊपर पात है। धर्म बिल्कुल, हमारी पार्टी में जात पात धर्म भेदभाव कुछ नहीं देखा जाता, ना कास्ट देखी जाती है, सबको रिस्पेक्ट मिलती है। और पार्टी में अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल में अगर वुमेन्स की बात करें तो मैं ही एक हिंदू महिला हूं, तो पर मैं एमएलए हूं ना, पार्टी में रिस्पेक्ट मिल रही है। पार्टी ने मेरे को पार्टी का खजांची लगाया, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हिंदुओं को पीछे की करते हैं या सिखों को आगे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक गुलदस्ता है हमारी पार्टी, जिसमें हर फूल की वैल्यू है। एक, क्योंकि अब अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 1.5 से 2 साल का वक्त, 1.5 साल मान लीजिए बचा हुआ है। अब 2027 में इलेक्शन है। इस टर्म में जो बचा हुआ है, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि ये ठीक है कि हाँ 2027 के बाद आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी क्योंकि वो पब्लिक का फैसला है, लेकिन 2027 तक आपको क्या लगता है कि हाँ ये काम तो मैंने राजपुरा के लिए करके जाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए? देखिए, राजपुरा में एक हमारे काम पेंडिंग है अभी। हमारे पास पेप्सू डेवलपमेंट बोर्ड है जो माइग्रेंट पीपल्स के लिए बना हुआ था, उसके हमारे कई प्रोजेक्ट तैयार हैं, वो अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। जैसे हम इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, यूथ है, यूथ कई बार हम बात करते हैं, वो कहते हैं यार खेलने कहाँ जाएं, तो इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं या स्विमिंग पूल बना रहे हैं। लेडीज़ है, लेडीज चाहती हैं स्विमिंग करें, पर राजपुरा में कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे लेडीज़ का पर्टिकुलर एक टाइम होगा जो वहाँ पे लेडीज जा सकेंगी। ये बना रहे हैं हम, और मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, योगा पार्क बना रहे हैं, एक आयुर्वेदिक पार्क बना रहे हैं। जो चीज़ें लोगों कॉमन मैन को चाहिए, जो मार्केट्स बना रहे हैं वो भी कॉमन मैन के लिए है। तो मेरा तो ये है कि जो 1.5 साल रह गया, 1.5 साल में मैं ये मेरे जो प्रोजेक्ट हैं ये मैं सारे पूरे कर दूँ। हमारे यहाँ व्यापार भवन बन रहे हैं, व्यापारियों के पास राजपुरा में कुछ नहीं था बैठ के मीटिंग करने के लिए। हमारे राजपुरा में पूर्वांचल भवन बन रहा है, वो भी तैयार है तकरीबन। पूर्वांचली भाई हैं जो, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, अगर उन्होंने कोई शादी करनी है कुछ करना है, नहीं है। हमारा बनवाड़ी एरिया है, एससी समाज ज़्यादा रहता है, उधर उनके लिए कोई कुछ नहीं था। तो हम एक कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं बड़ा, एक पैलेस के टाइप, ताकि वो अपना काम कर सके। ऐसे पुराने राजपुरे में हम कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। गांव की बात करें, गांव में हम पंचायत भवन बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, जैसे एससी लोगों के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं। सड़कें गलियों को काम तो चलता ही रहेगा। पानी की टैंकियाँ बहुत सारी बना चुकी हैं। ट्रांसफार्मर्स की जो प्रॉब्लम है जहाँ पे हम वो बदल चुके हैं, नए ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। मतलब मेरा एक ही टारगेट है, जिस चीज़ से कॉमन मैन इफेक्ट करता है मैं वो काम करूँ, क्योंकि आम आदमी सफर करता है, आम आदमी को फैसिलिटी नहीं मिलती। कॉमन मैन को जहां पर फायदा होता है वो काम करने हैं हमने। जो हम मार्केटें बना रहे हैं अभी, वो भी कॉमन मैन को फायदा होगा। हॉस्पिटल है हमारा राजपुरा का, यहाँ 100-150 की ओपीडी थी जब हमारी सरकार आई, अब 1000 से 12 की ओपीडी है, 1000-1200 की ओपीडी। क्योंकि अब हर फैसिलिटी है। पंजाब सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो वैसे भी आपका, क्यों आम आदमी पार्टी का पहला मोटिव है कि हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उस पर सबसे पहले काम होना चाहिए। देखिए, हमने सबसे पहले काम किया इलेक्ट्रिसिटी पे। गांव में जाते थे, लोग रोते थे, बिजली का बिल नहीं भरा जाता। फिर उसके बाद यहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। अभी कुछ दिनों से ये मैं राजपुरा और जीरकपुर इस एरिया की बात कर रहा हूँ, लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि अब जो फ्री जो 300 यूनिट मिल रही थी अब वो नहीं मिलेगी। तो इस बारे में अगर आप कन्वे कर पाएं कि हाँ जो जैसे चल रहा था फ्री यूनिट 300 वो अब चलती रहेगी आगे भी, या फिर सरकार ने इस तरह का कोई फैसला लिया है या इस तरह के
कोई विचार कर रही है? नहीं आप नहीं क्लियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो वादा करके आई है, जो फैसला करके आई है कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है, वो देनी ही है, दे आगे भी रही है देती बिजली। रहेंगे। ये नहीं है कि इलेक्शन था हमने ले लिया, कर दिया, वोट ले लिए फिर हम बंद कर दें। हम जो बिजली फ्री का है वो भी मिलती रहेगी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी मिलती रहेगी, एजुकेशन है उस पर भी काम होता रहेगा। जो अब सबसे बड़ा हमने नई चीज़ की है, जो नहरों में पानी लेके आए हैं, जी। जो मोगे बंद थे, खेतों में पानी आ रहा है, लोग खुश हैं। आप गांव में जाइए, किसान इतने खुश हैं, कहते हैं हमने सोचा ही नहीं था पानी यहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हम जाते थे, बुजुर्ग कहते थे कि बेटा रात को जाते हैं, बिजली आती है मोटरों पे, हमें रात को रात ड्यूटी को। देनी पड़ती है। अब वो कहते हैं जी हम दिन में काम करके अपना रात को आराम से सोते हैं। मतलब मैं यही कहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक ही चीज़ थी कि आम लोगों को सुखी कैसे किया जाए। जो अमीर आदमी है ना, वो तो हर फैसिलिटी ले लेगा, जो एक आम आदमी है उसको हर चीज़ की मुसीबत होती है। तो हमने मेन काम किया आम आदमी पे, और वो काम जो हमने उनको फैसिलिटीज़ दी हैं वो चलती रहेंगी, और जब तक हम हैं बिल्कुल चलती रहेंगी। जी। आम लोगों से ही जुड़ा एक और बड़ा प्रमुख मुद्दा है, वो क्राइम को लेकर है। राजपुरा की अगर बात करें तो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। हालांकि चेन स्नैचिंग जो है वो ओवरऑल हर जगह ही देखी जाती है, लेकिन क्योंकि हम राजपुरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसको आप किस तरह से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं? और एक मेरा पूरे पंजाब को लेकर सवाल है इसी में, कि आम आदमी पार्टी पर, सरकार पर आरोप लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है तो क्राइम जो है वो बढ़ा है। उसमें चाहे हम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की बात कर लें, अब मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो जग्गू भगवानपुरिया का केस, उसकी मांग और सिक्योरिटी गार्ड जो था या दोस्त जो था उनको मार दिया गया। अभी पिछले कल की 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है कि मोगा में फायरिंग हुई और जो एक्ट्रेस है, पंजाबी एक्ट्रेस तान्या, उनके पिता को गोलियां मारी गई। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, जो आप चेन स्नेचिंग की अपन राजपुरा से शुरू करते हाँ हैं, जी। ऐसा नहीं है कि ये राजपुरा में होती है। बिल्कुल। जब फॉग का टाइम आता है ये पूरे पंजाब में होती है। राजपुरा थोड़ा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो पूरे विधायक हैं उनको आदत है कि अगर कहते हैं ना कि अगर कहीं बिल्ली भी मर गई तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाना है कि ये बिल्ली मर गई जी, ये विधायक ने मार दी। तो वो चीज़ है, हमारी राजपुरा की पुलिस पूरी अलर्ट है। उन दिनों फॉग के दिनों में जरूर होता था, जहाँ जो नशा नशेड़ी, मैं कहूँगी जो जी। नशा करते हैं ना बच्चे, जी। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। हम्म। तो वो अब जब नशे पे कंट्रोल हो रहा है, जो ड्रग्स वाले स्मगलर हैं उन पे कंट्रोल हो रहा है, तो ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो रही हैं। राजपुरा की पुलिस पूरी अलर्ट है, हर तरफ पूरा ध्यान देती है। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि पंजाब में ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बात मैं ये आरोप लगाते हैं विपक्ष, आरोप अक्सर लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। लगाते हैं। मैं यही उसी बात का जवाब देना चाहूंगी, क्या गैंगस्टर आम आदमी पार्टी लेके आई है? क्या पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? आम आदमी पार्टी ने तो कंट्रोल किया है। आज ड्रग माफिया पे आम आदमी पार्टी ने कंट्रोल किया है। तो आम आदमी पार्टी तो इन चीजों को खत्म करने पे लगी है। इन लोगों ने गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया, इन लोगों ने ड्रग्स वालों को बढ़ावा दिया, तस्करों को बढ़ावा दिया, बट आम आदमी पार्टी तो इनको खत्म करने लगी है, इन पे कंट्रोल करने लगी है। मैं ऑपोजिशन कुछ भी कहती रहे, पर मैं एक बात कहूंगी कि कॉमन मैन खुश है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सरदार भगवंत सिंह मान जी पे लोग खुश हैं कि उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे वो अपने एक एक वादा पूरा कर रहे हैं। अभी जो शुरुआत में हमने बात की थी विक्रम मजीठिया के बारे में, तो जब विक्रम मजीठिया जी, अब क्योंकि कार्रवाई हुई उन पर, तो बादल साहब, छोटे बादल साहब, सुखबीर बादल जी गए, उनके लिए प्रोटेस्ट किया। तो जब उनको हिरासत में लिया तो उन्होंने एक बात कही, आरोप लगाया बड़ा, कि पंजाब पर अरविंद केजरीवाल साहब ने कब्जा कर लिया। क्या आपका क्या टेक है? देखिए, क्या मैं एक कहते हैं बात आप? कहूंगी कि एक आम आदमी पार्टी है, उसके लिए ये कहते हैं दिल्ली वाले आगे जी, दिल्ली वाले आगे। कौन सी पार्टी दिल्ली से नहीं चलती? कांग्रेस दिल्ली से नहीं चलती, सोनिया गांधी उनके हेड हैं। बीजेपी नहीं चलती, अकाली दल बीजेपी का जब गठबंधन था ये भी दिल्ली जाते थे ना। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में अच्छे काम किए थे, अगर हम उनसे गाइडेंस ले लेते हैं तो इसमें क्या कसूर है? क्या उन्होंने कब्जा कर लिया? उन्होंने अब काम की स्पीड देखिए,
जो लोगों के काम अटके थे, आप खुद देखिए काम की स्पीड कितनी बढ़ गई है। अगर वो उधर से फ्री होके, अगर हम उनसे गाइडेंस लेके कुछ काम और स्पीड अप कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो उसमें क्या अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर लिया? या अरविंद केजरीवाल ने उनसे क्या ले लिया? ये तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पहले तो इनको यही था, हमें भी कहते होते कि जी आम आदमी पार्टी की सरकार कभी नहीं आएगी, सरकार आ गई, फिर ये कहते जी 6 महीने नहीं चलेगी, सरकार चल गई, फिर ये कहते जी इनसे काम नहीं होंगे, ये तो नए नए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का मटीरियल है, काम भी लोगों के हो गए। अगर अब काम स्पीड अप हुए हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी ध्यान दे रहे हैं, अगर मनीष जी एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, अगर वो हमें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में अगर काम हो रहे हैं तो क्या बुराई होगी? अगर अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे समझदार ऑफिसर हैं, अगर वो हमें अच्छा अपना गाइडेंस दे रहे हैं, उससे काम और स्पीड अप हुए, तो क्या बुराई होगी? क्या कब्जा हो गया? इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको ये था कि ये सरकार कैसे फेल होए। पर मैं यही कहूंगी, जिसके साथ लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, वो सरकार हमेशा चलती है। सरदार भगवंत सिंह मान जी की नीतियां बिल्कुल साफ हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये सरकार स्मूथली चलेगी। ऑपोजिशन कितना भी शोर कर ले, ऑपोजिशन को यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। 2027 के लिए बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार आएगी पंजाब में, कांग्रेस कहती है कि 2027 में तो हमारी ही सरकार आने वाली है और आम आदमी पार्टी जाएगी। आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या होने वाला है? देखिए, मेरे को ना बीजेपी का पता है ना कांग्रेस का। कांग्रेस की सरकार आएगी कैसे? रोज तो वो लड़ रहे हैं, उनको प्रधानगी की लड़ाई हो रही है ना, डेली लड़ रहे हैं, तो कहाँ लोगों के वो काम करेंगे? आम आदमी पार्टी कामों के आधार पे आएगी। जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, उसी आधार पे हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोगों को यही कहेंगे, काम किए हैं तो आप वोट डाल दो, नहीं आपकी जो मर्जी है। पर लोग जो दिल्ली में गलती कर बैठे, दिल्ली के लोगों ने गलती करी, जहाँ उनसे जबरदस्ती करवाई गई, आज दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। आज दिल्ली में बिजली के बिल आ रहे हैं, आज पानी के बिल आ रहे हैं। जो कॉमन मैन, जो रेडी पटरी वाले थे, उनका क्या हाल हो रहा है? झुग्गी झोंपड़ी वालों का क्या हाल हो रहा है? वो लोग रो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है, हमने क्यों गलती कर ली, हमें तो अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। तो वही चीज पंजाब में है। लोग भगवंत मान जी की सरकार से खुश हैं और भगवंत मान जी ही आगे आएंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में है। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में गाइडेंस दे रहे हैं। कोई पंजाब में वो अपनी गद्दी नहीं संभाल के बैठ गए, जहाँ कोई उन्होंने यहाँ से कोई एमएलए नहीं बन गए, जहाँ सीएम नहीं बन गए। वो गाइडेंस दे रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमने जो बिजली का, पानी का, एजुकेशन का किया, वो हमने दिल्ली से सीख के किया ना, दिल्ली में हमने किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं। वो कोई मुख्यमंत्री बन के या एमएलए बन के नहीं बैठ गए। इनसे यही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो यहाँ आके अपना गाइडेंस क्यों दे रहे हैं। आप दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं, लेकिन जब आपके बेटी की शादी हुई, वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब आए, तो फिर सवाल उठा कि कहीं आप बीजेपी में तो नहीं जा रहे। डिप्टी स्पीकर हरियाणा के मिड्डा साहब, वो आपकी बेटी की शादी में पहुंचे, तो लोग तो ये भी लगाने लगे अटकलें कि अब आप तो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन आप तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो ये क्या माजरा है, ये बताइए। देखिए, बीजेपी के जो काम हैं, जब बीजेपी एज ए ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है, जो मैं यही कहूँगी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठा रही है, पंजाब पे उंगली उठा रही है, भगवंत मान जी के ऊपर उंगली उठा रही है, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। जो सैनी साहब हमारे शादी में आए, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जो डिप्टी स्पीकर साहब आए, वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने कुछ काम थे, जैसे कोई पब्लिक के काम होते हैं, मेरे साथ कई बार बात की, मैंने लोगों के काम भी करवाए हैं। हम लोग जब दिल्ली में रहते थे, बहुत सारे एमपीज, मंत्रीज, एमएलएज मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो आते जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। तो ये नहीं हो गया कि अगर वो शादी में आ गए तो हम बीजेपी में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मेरा परिवार है। मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को देख के पार्टी में आई हूँ। वही मेरे मतलब आइकॉन है, मैं यही कहूँगी। उसके बाद भगवंत मान जी ने जो पंजाब में काम किए हैं, मेरे वो मतलब मैं यही कहूँगी कि रास्ता इन दोनों ने मेरे को दिखाया है कि अच्छे काम कैसे करने हैं। मैं कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। लोगों ने बहुत कुछ कहना है, कह रहे हैं। छोड़ने वाले और लोग होते हैं, वो लोग होते हैं कि अगर इसमें फ़ायदा नहीं तो दूसरे में चले। हम फ़ायदा लेने नहीं आए, हम पार्टी को अपना देने आए हैं। हम पार्टी को अपना समय देने आए हैं, पार्टी को कुछ देने आए हैं, पंजाब के लोगों को कुछ देने आए हैं, अपना समय दे के पंजाब की तरक्की करने आए हैं। हम पार्टियां बदल के पार्टियों से फायदा उठाने नहीं आए। आप एक महिला के तौर पर
पंजाब की महिलाओं के लिए और राजपुरा की महिलाओं के लिए हम बात करें, दोनों ही बात करें क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंसी राजपुरा है, इसलिए राजपुरा और पूरे पंजाब की बात करें, क्या आपको लगता है कि पंजाब की और राजपुरा उसमें, क्योंकि पंजाब में राजपुरा भी इंक्लूड है, क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए, खासतौर पर पंजाब की महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी स्थिति में और ज़्यादा सुधार हो? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज सुधार नहीं है, सुधार है, लेकिन और ज़्यादा सुधार हो और ज़्यादा महिलाएं खासतौर पर आगे बढ़ें, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या देखिए, करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मेरे को खुशी है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, इतिहास में आई थिंक पहली बार हुआ है कि 11 विमेन एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। वैसे हम 13 हैं, आम आदमी पार्टी से 11 मेंबर हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी देन है लोगों की, जो लेडीज़ की जो बढ़ चढ़ के आगे आई हैं। पंजाब में लेडीज़ बहुत कैपेबल हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि लेडीज़ को आगे लाने के लिए क्या किया जाए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जैसे पहल प्रोग्राम शुरू की थी, उसमें लेडीज़ को बड़ा काम मिल रहा है, लेडीज़ काम कर रही हैं। जैसे गांव-गांव में कमेटीज़ बनी हुई हैं, उसमें लेडीज़ काम कर रही हैं। तो लेडीज़ को आगे लाने के लिए यही है कि उनको काम मिले, वो घर में बैठे ना रहें। जब उनको काम तभी मिलेगा जब नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई नई इंडस्ट्री आएगी। वही चीज़ें हम राजपुरा में भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी लेडीज़ को काम मिले। जो हमारी पढ़ी लिखी लड़की हैं, उनके लिए भी हम नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ताकि वो बच्चियां पढ़ लिख के घर में ना बैठे काम करें। क्योंकि एक लेडी की जो थिंकिंग होती है, एक, जैसे मैं अपने लिए बता रही हूँ कि जब मैंने इलेक्शन थे ना, तो जो मेरे ओपोनेंट थे, उन्होंने एक बात फैला दी कि एक लेडी क्या कर सकती है। तो एकदम तो दिमाग में बड़ा झटका लगा, तो फिर मेरे में हिम्मत आई। मैंने कहा एक बात बताओ, एक लेडी एक माँ होती है, एक लेडी एक बेटी होती है, एक लेडी एक बहन होती है, पर अगर उसको ये लगे ना कि मेरे परिवार पे कोई मुसीबत है, वो झांसी की रानी भी होती है। एक लेडी माँ बन के अपने बच्चे पालती है, अपने हस्बैंड का बिजनेस में साथ देती है, पॉलिटिक्स में आके देश के लिए काम करती है। तो औरत किस साइड से कम रह गई है? औरत सब कुछ कर सकती है, बस उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी दे रही है। आप जो हम 11 एमएलए हैं, सिर्फ सिंपल आम घरों के हैं, हमें कुछ नहीं पता था पॉलिटिक्स क्या होती है, पर एक जज्बा था कि हमने कुछ करना है। आम आदमी पार्टी ने हमें दिया, आम आदमी पार्टी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम आगे आए, लोगों ने हमें एमएलए बनाया। राजपुरा में फर्स्ट टाइम एक महिला एमएलए है, तो राजपुरा के लोगों ने मौका दिया। तो वही मौका मिलना चाहिए, और लेडीज सब कुछ कर सकती हैं, और वो मौका आम आदमी पार्टी दे सकती है, आई थिंक, और कहीं नहीं मिल सकता। आखिर में लड़कियों के लिए, खास तौर पर जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए, और देश और प्रदेश की कोई भी पूरी दुनिया की आम महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरे के सामने एक बार जो आपके मन में है वो आप कह सकते हैं, मतलब एक संदेश जो आप देना चाहें लड़कियों के लिए जो कहीं कुछ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको प्रिविलेज नहीं है, वो अपना कोई काम नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई भी नहीं कर सकती हैं, मान लीजिए बहुत गरीब तबका है, उनके लिए कि हाँ, उनके मन में ये आए कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी आगे चलकर अपने जीवन में कोई ऐसा मुकाम हासिल कर सकती हूँ जो बाकी लड़कियां कर सकती हैं। कुछ आप कहना चाहें? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी एज ए विमेन, कि हर लड़की, हर औरत जो मन में धार ले वो कर सकती है। मैं अपनी कहूँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने पॉलिटिक्स में आना है। एक सिंपल घर से सिंपल लड़की थी मैं, आज मैं पॉलिटिक्स में आई। लड़कियों को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, बट एक एम होना चाहिए कि मेरा ये एम है, मैं करूँगी। कोई डरना नहीं चाहिए। अगर हम बोल्ड हैं, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बोल्ड होके अपना काम करें, अपना आगे बढ़ें, अपना एम लेके चलें, तो हम कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। मैं अपनी बच्चियों को भी यही कहूँगी कि बोल्डनेस के से आगे आइए, आगे आके अपने आप को आगे लेके जाइए, तरक्की करिए। आप जो एम लेके चलेंगे वो ज़रूर अचीव करेंगे, बट एक मन में प्रेरणा होनी चाहिए कि मैंने करना है। और जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप आगे आइए। जो आप चाहते हैं, जो मन में है, वो आप कर सकते हैं। आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, आपका, थैंक आपने इतना समय दिया उसके लिए और इतनी अच्छी बातचीत आपने की। यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच।